हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं हम लोग AIB-19 का, इससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें जाननी आवश्यक हैं। अगर आप ये चीज़ें आपको नहीं पता हैं तो आप फॉर्म भरेंगे तो आपको मन में हमेशा कन्फ्यूज़न बनी रहेगी कि इसमें क्या भरना है आपको। तो ये चीज़ें हम लोग पहले से ही जान लेंगे फॉर्म भरने से पहले, ताकि आप जिस समय आप फॉर्म भर रहे हों आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे और आप फॉर्म को बिना किसी दिक्कत के आप फॉर्म भर सकें। तो गाइस इस वीडियो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनके ईमेल में OTP नहीं आ रहा है। जब वो रजिस्टर कर रहे हैं AIB की बार काउंसिल की वेबसाइट में तो उनके ईमेल में OTP नहीं आ रहा है। उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो OTP आपको कहाँ मिलेगा और कैसे वो OTP आएगा, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अनदर जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्या होने वाली है। AIB-19 का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्या होगी, क्या आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तब आप एग्ज़ामिनेशन AIB-19 का आप दे पाएंगे। एंड अगली चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इसमें ऑप्शन एक आ रहा है फ्रेशर्स और रिपीटर का, तो इसका क्या मतलब है, फ्रेशर्स कौन है या रिपीटर कौन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन फ्रेशर्स हैं कौन रिपीटर्स हैं। एंड अगली चीज़ डिस्कस करें जो ये AIB-19 है, इसमें पासिंग मार्क्स कितना होने वाला है, कितने नंबर आपके आ जाएं कि आपका AIB का एग्ज़ाम पास हो जाएं, आप AIB एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस इसमें। एंड अनदर चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ और मेरा जो मान लीजिए स्टेट बार काउंसिल में कहीं और रजिस्ट्रेशन हुआ है तो क्या सिर्फ वहीं का हम लोग एग्ज़ामिनेशन सेंटर भर सकते हैं या कहीं और का भर सकते हैं। तो इसके बारे में लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आ रहा है, तो उस कन्फ्यूज़न को हम लोग इस वीडियो में दूर करेंगे। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और वीडियो को आप पूरा एट लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आपसे जो भी कन्फ्यूज़न हो वो सारी चीज़ें आपकी दूर हो सकें, कन्फ्यूज़न दूर हो सकें और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। तो गाइस आते हैं सबसे पहले कि आपका OTP नहीं आ रहा अगर ईमेल में तो क्या करें। गाइस जब भी आप जैसे बार काउंसिल की वेबसाइट में जाते हैं, वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना डिटेल भरते हैं, नाम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जैसे इस तरीके से भरते हैं। तो उसके बाद आपके मोबाइल में OTP भेजा जाता है ईमेल में। जो OTP होगा वो आपको, कई बच्चों के जैसे जो कैंडिडेट्स हैं उनके ईमेल में OTP शो नहीं हो रहा है, तो वो आपको कहाँ पर मिलेगा। तो गाइस आपको अगर मेन सेक्शन में, मेन इनबॉक्स में OTP शो नहीं हो रहा है तो आप एक बार अपने ईमेल का स्पैम फोल्डर चेक कर लें, क्योंकि जो बार काउंसिल के नोटिफिकेशन आते हैं या OTP वगैरह हैं ये कभी कभार स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। जैसे जीमेल जो होता है रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कई बार कि ये स्पैम है या मेन मैसेज है, आपके इनबॉक्स में भेजना चाहिए, तो बार काउंसिल के वो मैसेज आपके स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। तो आप एक बार अपने ईमेल का स्पैम फोल्डर ज़रूर चेक कर ले, जहाँ पर आपको OTP मिल जाएगा। ये एकदम क्लियर है कि आपको स्पैम फोल्डर में OTP मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता उसके बाद भी तो आप बार काउंसिल वेबसाइट में रीसेंड OTP कर दीजिए, तो आपके फोल्डर में उसमें इनबॉक्स में आ जाएगा। अगर इनबॉक्स में नहीं होगा तो स्पैम फोल्डर में ज़रूर से आ जाएगा। अगर उसके बाद नहीं आता तो आप रीच आउट कर सकते हैं बार काउंसिल की वेबसाइट पर, जो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं या हेल्प डेस्क की जो ईमेल ID दी हुई है उससे आप कांटेक्ट करके आप उसमें पता कर सकते हैं कि आपका ईमेल क्यों नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ होगी। दूसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे कि उसमें आप एक बार अगर OTP नहीं आ रहा है आपका, तो आपने जो ईमेल एड्रेस डाला है आप उसको एक बार चेक कर लें उसमें कि क्या आपने ईमेल एड्रेस सही डाला है कि नहीं डाला है। अगर आपने स्पैम फोल्डर भी चेक कर लिया, इनबॉक्स भी चेक कर लिया, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, रीसेंड करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो आप अपना ईमेल एड्रेस एक बार चेक कर लें कि जो आपने ईमेल एड्रेस दी है क्या वो सही है। हो सकता है कभी कभार डॉट का फ़र्क आ जाता है या किसी ने कुछ नंबर का फ़र्क आ जाता है, कुछ नाम आगे पीछे हो जाता है, उस वजह से ईमेल एड्रेस गलत हो जाता है। तो आप उसको एक बार ज़रूर चेक कर लें कहीं वो तो गलत नहीं है। फिर आते हैं अगली चीज़ पर कि एग्ज़ाम फ़ीस क्या होने वाली है आपकी। इसमें जो AIB का एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको कितने पैसे देने होंगे। तो गाइस अगर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की अगर हम लोग बात करें तो जनरल और OBC के लिए आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 3500 रुपये होने वाली है। गाइस 3500 रुपये आपको पे करना होगा। जब आप एट लास्ट पेमेंट सेक्शन पे जाएंगे तो आपके सारे चार्जेस वगैरह लगाकर आपको टोटल 3582 रुपये लगभग इस देना होगा। उसमें 3582 कुछ एडिशनल चार्जेस वगैरह लग जाते हैं तो वो आपको देना पड़ सकता है।
तो 3500 रुपये फ़ीस है, बाकी कुछ एडिशनल चार्जेस होंगे। और बात की जाए अगर SC ST या PWD कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं उनकी जो फ़ीस रखी गई है AIB की तरफ से, उनकी फ़ीस 2500 रुपये रखी गई है गाइज। अगर 2500 रुपये उसमें मेन फ़ीस है, उसके बाद एडिशनल चार्जेस वगैरह लगाकर आपकी 2559 या 60 रुपये के लगभग आपकी एडिशनल फ़ीस के बाद चार्जेस लगने वाले हैं। जो इसमें एग्ज़ाम फ़ीस लगेगी आपकी, ये लगेगी। आते हैं अगले सेक्शन पर, अगले टॉपिक पर। जो अगला कन्फ्यूजन बच्चों के मन में आ रहा है, कैंडिडेट्स के मन में, कि फ्रेशर्स और रिपीटर का जो ऑप्शन दिया गया है उसका क्या मतलब है। तो गाइस फॉर्म में अगर फ्रेशर्स की बात की जाए, फ्रेशर्स का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे कि किसी बच्चे ने AIB का स्टेट बार काउंसिल मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कराया और उसने अभी तक एक भी बार AIB का एग्ज़ाम नहीं दिया है, एक भी बार नहीं दिया है, तो वो फ्रेशर्स के कैटेगरी में आएगा। मान लीजिए अगर उसने 1 साल पहले रजिस्ट्रेशन कराया था और 1 साल बाद दे रहा है पहली बार, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि जिस साल आपने रजिस्ट्रेशन कराया उसी साल आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप फ्रेशर्स माने जाएंगे, उसके बाद अगर आप अगले साल देंगे तो फ्रेशर्स नहीं माने जाएंगे। आप जब पहली बार एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं, कभी भी जब भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो, आप उसके बाद जब भी पहली बार देंगे जाकर तो फ्रेशर्स की कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। मान लीजिए आपने एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, मान लीजिए आप, या पास नहीं कर पाए, आपका जो टाइम उसमें ओवर हो गया है, आपने एग्ज़ाम को 1 बार दिया 2 बार दिया, आप पास नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आप रिपीटर की कैटेगरी में आएंगे। मतलब आपने एग्ज़ाम को रिपीट कर रहे हैं, आप एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, उसके बाद आप दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो फ्रेशर्स और रिपीटर्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपने एक भी बार एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप अपने आप को फ्रेशर्स की कैटेगरी में टिक करके चलिएगा, मार्क कर दीजिएगा। अगर आपने एक भी बार एग्ज़ामिनेशन दिया है, मान लीजिए आपने फॉर्म फिल किया है, एग्ज़ाम देने नहीं गए हैं, तो भी आप रिपीटर की कैटेगरी में फिल किए जाएंगे, टिक करेंगे। इसके बाद आते हैं अगली कैटेगरी में कि इसके पासिंग मार्क्स क्या हैं। तो गाइज़ अगर पासिंग मार्क्स की बात की जाए AIB 19 की, जो उनके नोटिफिकेशन में क्लियरली दिया हुआ है कि जनरल और OBC के लिए पासिंग मार्क्स 45% हैं और जो SC ST या PWD कैटेगरी उनके 40% पासिंग मार्क्स हैं। तो इसमें 40% का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 45 मार्क्स लाने हैं या 40 मार्क्स लाने हैं। गाइज इसमें क्लियरली लिखा हुआ है परसेंट, 45%। जैसे मान लीजिए AIB 18 जो हुआ था उसमें से एट लास्ट कुछ क्वेश्चन कैंसिल किए गए थे, कुछ क्वेश्चन विड्रॉ कर लिए थे बार काउंसिल ने अपनी तरफ से, गलत थे, उसमें ऑप्शंस गलत थे, तो उस वजह से कुछ क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया था। जो बाकी के क्वेश्चन रिमेनिंग, मान लीजिए 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन विड्रॉ कर लिए गए मान लीजिए, तो जो 90 क्वेश्चन बचेंगे, 90 क्वेश्चंस का 45% जो होगा वो आपका पासिंग मार्क्स होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको 90 में 45 मार्क्स लाने हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर 95 क्वेश्चन मान लीजिए बचे, 5 हटा दिए गए, तो 95 का 45% या 40% इस तरीके से माना जाएगा। उसमें परसेंट लिखा हुआ है कि इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स होने चाहिए आपके टोटल में से, तो उसी हिसाब से जितने भी क्वेश्चन कंसीडर किए जाएंगे उतने का 45% या 40% आपके मार्क्स आने चाहिए AIB को क्लियर करने के लिए। आते हैं अगले कन्फ्यूज़न पर। तो गाइज अगला कन्फ्यूज़न कि एग्ज़ाम सेंटर को लेकर, कि मान लीजिए आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो आप भर रहे हैं, तो आप जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराया तो क्या आप उसी जगह का एग्ज़ामिनेशन सेंटर भरना चाहेंगे, या मान लीजिए आपने जो आपका बार काउंसिल का ऑफिस है, हेड ऑफिस, वहाँ का आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर फिल करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है गाइज, आपको जो सुविधाजनक लग रहा है, आपको 3 प्रेफरेंस दी जाएंगी इसमें एग्ज़ामिनेशन सेंटर भरने के लिए। आप तीनों प्रेफरेंस में से जो आपको सुविधाजनक लग रहा है, मान लीजिए आप रह रहे हैं दिल्ली में, रह रहे हैं इस समय, अगर आपका रजिस्ट्रेशन यूपी का है तो आप दिल्ली में अगर ऑप्शन जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर उसमें दिए गए हैं, अगर ऑप्शन में, आप तो वहाँ का एग्जामिनेशन सेंटर आप फिल कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में उसमें आता है तो आप वहाँ का बेफिक्र होके भरिए कि दिल्ली में एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो उसमें आप भर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शंस में उसमें जो सेंटर्स प्रोवाइड होते हैं वो आप भर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं के भी एग्जामिनेशन सेंटर भरिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रेफरेंस में होगा प्रेफरेंस 1, 2, 3, मान लीजिए आपने प्रेफरेंस 1 में कोई एग्जामिनेशन सेंटर भरा और वहाँ पर अगर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो आपका दूसरे में शिफ्ट हो जाएगा, तीसरे में शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से होगा। तो आपको ऐसा कोई नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर ही भरना है। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी वीडियो। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो रहे हैं,
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि उनके कन्फ्यूजन्स दूर हो सकें। EIB 19 के एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म उसको भरने से पहले आपके जो कुछ कन्फ्यूजन्स आ रही होंगी आपके मन में, जो आ सकती हैं, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न आ रहा है, कोई भी कन्फ्यूज़न XYZ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, हर एक कमेंट में आपको कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करता हूँ और आपके कन्फ्यूज़न को दूर करता हूँ। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं अपने आप को सहमत कर पा रहे हैं कि मान लीजिए कमेंट सेक्शन में पूछूं कि ना पूछूं, तो आप इंस्टाग्राम में मेरे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, तो मैं आपको वहां पर डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। आपको जो जिस तरीके से आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो सकता है, मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न को क्लियर करूँगा। तो गाइज़, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी, तो उसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपसे आने वाली जो भी वीडियोज़ आएंगी चैनल में इसके बाद वो आप तक टाइमली पहुंच सकें। थैंक यू।